लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देखो सब सारे बॉडी पार्ट्स की हमने फंक्शनिंग पढ़ ली कि कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शनिंग करेगा। सारे ऑर्गन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा सभी ऑर्गन्स के बीच में? दो तरीकों से। इससे प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें न्यूरल कंट्रोल था, उसमें क्या रहेगा? केमिकल कंट्रोल। न्यूरल और केमिकल कंट्रोल दोनों मिलके ही काम करते हैं, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल हर जगह काम नहीं कर सकता। कैसे? हर सेल तक न्यूरॉन जो है ना वो इनर्वेट नहीं करती, वहां तक नहीं पहुंचती। तो वहां पे चाहिए कि केमिकली काम हो जाए। केमिकली काम कैसे होगा? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो कि बहुत कम अमाउंट में बॉडी में रिलीज होते हैं। रिलीज कौन करेगा? ग्लैंड्स करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया हमने। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकली कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल में है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी में कौन से केमिकल्स हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं? दीज आर द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या है? ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन नहीं दे रहे बॉडी को। कुछ केमिकल्स ऐसे जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए, लेकिन ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स released into blood, ब्लड में रिलीज हुए इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट के अंदर, ठीक है। अब हॉर्मोन्स को रिलीज कौन करता है? ग्लैंड्स। कौन रिलीज करेगा? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी हमने दो तरह के पढ़े हुए हैं। कौन कौन से बेटा? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। नंबर 1 इज एक्सोक्राइन, नंबर 2 इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को बोलते हैं डक्टलेस, एक्सोक्राइन को बोलते हैं डक्ट वाले ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड्स। ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस है। जैसे कि मान लो ये कोई ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, अब इसको अपनी सिक्रेशन किसी दूर ऑर्गन तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएगा? ये ग्लैंड रिलीज करेगा, सारा लिक्विड या केमिकल्स के बाहर ही होगा, ये पूरा नहाया हुआ उसके अंदर ही। इट विल बेथ इनटू इटसेल्फ, इट्स सिक्रेशन, अपनी सिक्रेशन में नहाया हुआ है। ये एक्सोक्राइन होता तो क्या होता? इसने जो भी रिलीज किया वो एक डक्ट से यानी कि ट्यूब से जाता जहां भी उसको जाना है। बट ये क्या करता है? रिलीज किया केमिकल, वो ब्लड में गया और ब्लड से गया टारगेट ऑर्गन तक। तो एंडोक्राइन ही रिलीज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। क्या रिलीज करेंगे? हॉर्मोन्स। कोई कंफ्यूजन? न्यूरल सिस्टम प्लस केमिकल सिस्टम दोनों कम्युनिकेट करके हर ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं ताकि ऑर्गन जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद देखो बॉडी के अंदर कैसे काम करता है सिस्टम। ये ग्लैंड्स जो है वो हमारे हर बॉडी पार्ट्स के अंदर है। लाइक हेड के अंदर भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वो कहां प्रेजेंट है? हेड में। थॉरेक्स, थॉरेक्स में मिल जाएगा थायराइड, पैराथायराइड, फिर सॉरी जो हमारा नेक रीजन है, फिर आ गया थॉरेक्स रीजन। क्या आ गया? थॉरेक्स रीजन। थॉरेक्स में क्या हो जाएगा? कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे? थाइमस हो गया, ठीक है। पिट्यूटरी इज इन ब्रेन, पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, तो वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में हो गया। उसके बाद जहां पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरीज, टेस्टिस, दे आर आल्सो ग्लैंड, क्योंकि वो सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये कुछ हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो हमने पढ़ने हैं। तो ये एक करके एक। तो पहले जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। बट इसका भी कोई मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस, जो इसको भी कंट्रोल किए हुए है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट ना करे अपनी सिक्रीशन तो पिट्यूटरी काम नहीं कर सकता। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट भी कर सकता है,
इनहिबिट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा चीजें, कनेक्टेड होगा पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी फिर देखेगा कि मुझे स्टिमुलेट होना है या क्या होना है, इनहिबिट होना है, मुझे किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है या फिर इनहिबिट करना है। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले काम करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है जी। अब ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से? स्टिमुलेटिंग, दूसरा हो सकता है इनहिबिटिंग, स्टिमुलेटिंग या फिर इनहिबिटिंग। स्टिमुलेटिंग में एग्जांपल हम दे सकते हैं यहां पे GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरी बात हम ये याद रखेंगे, स्टिमुलेटिंग को आप रिलीजिंग हार्मोन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? रिलीजिंग हार्मोन। फिर आ गया हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन, जो इनहिबिट कर देगा चीजों को, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन का, ये एग्जांपल हो गया हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। स्टिमुलेटिंग का दूसरा नाम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी एक्चुअली एक ब्रेन जो है उसके अंदर इस तरह से ग्रूव बना होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक खाली जगह बनी होती है, कैविटी बनी होती है, बोनी कैविटी इसको बोलेंगे, सेला टर्सिका, क्या बोलेंगे? सेला टर्सिका। उसके अंदर आपको पिट्यूटरी मिलेगा, ठीक है। पिट्यूटरी जो है वो दो पार्ट्स में है, एक है इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूरो हाइपोफाइसिस। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये हमारा सामने की तरफ होता है, ठीक है, आगे की तरफ होगा, और ये हमारा पोस्टीरियर साइड होगा, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हमें, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोलेंगे पार्स नर्वोसा, इसमें एक ही पार्ट है, ठीक है। एडर्नल पोस्टीरियर, ये आगे की तरफ हो गया, ये पीछे की तरफ हो गया। एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस से एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है? न्यूरल सिस्टम के थ्रू, एक न्यूरॉन पूरी अंदर तक आती है, तो उसको इसलिए बोला न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब क्या होगा? पार्स डिस्टिलिस अपने हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, पार्स इंटरमीडिया अपने हार्मोन रिलीज करेगा, और पार्स नर्वोसा अपने हार्मोन रिलीज करेगा, और ये हार्मोन्स टारगेट ग्लैंड पे जाके काम करेंगे, दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे ताकि चीजें सिक्रेट हो सके। कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी पे आए। एनसीईआरटी में सबसे पहले मैं दिया हुआ यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है पढ़ लेते हैं इसको। हार्मोन्स देखो, जैसे कि बताया तुम्हें, आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। दो सेल्स के बीच में या टारगेट सेल तक हमें मैसेज पहुंचाना है तो वो हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंचा सकता है, ठीक है जी। आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, थोड़ा सा अमाउंट इनका बहुत ज्यादा होता है, वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हम देखें तो कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है वो देख लेंगे। चलो, हेड के अंदर पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद हो गया नेक के अंदर, नेक रीजन के अंदर थायराइड, पैराथायराइड। थॉरैक्स कैविटी में हाइपोथैलेमस नियर हार्ट। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में पैनक्रियाज, और किडनी के ऊपर एड्रेनल पड़ चुके हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ओवरी,
या टेस्टिस, एक ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो तीन, देखो तीन यहां हो गए, यहां हो गया हमारा, तीन यहां हो गए हमारे, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, और तीन यहां हो गए, पेनक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस या फिर ओवरीज। तो 3-3 की पेयर में हमारे पास प्रेजेंट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर, ये भी एब्डोमेन के अंदर है, बस हमें टेस्टिस पता है ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। कोई कंफ्यूजन? डन। चलिए, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव या कोई भी ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब ट्यूब, चाहे वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो, इंटेस्टाइन हो, ठीक है, स्टमक देखा होगा कि रिलीज करता है HCl, और बहुत सारी चीजें हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ANF रिलीज करता था, रिलीज कर रहा है ना, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स के, मतलब एक पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं है, लेकिन इनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो रिलीज कर सकते हैं। ग्लैंड्स के नाम हमने पढ़ लिए, कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा बॉडी में कहां कहां हार्मोन रिलीज हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारे डायइंसेफेलिन का बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट के पास है। हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है? बेसल पार्ट ऑफ डायइंसेफेलिन। डायइंसेफेलिन मींस फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते थे, कौन कौन से? सेरिब्रल, नहीं, फोर ब्रेन के पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, लेकिन फोर ब्रेन के भी पार्ट्स थे, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी फंक्शनिंग को। इसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर ऐसा क्या होता है जो रिलीज करता है? हार्मोन। ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और उन सेल्स का नाम हमने क्या रख दिया? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, क्लियर, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। यही सेल्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन अपना कितना हार्मोन बना पाए या ना बना पाए। तो ये सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों को कितना बनाएगा और कितना आगे रिलीज करेगा। पिट्यूटरी कितने हार्मोन बना सकता है, कितने आगे रिलीज कर सकता है, उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस, क्लियर। नेक्स्ट देखो, हार्मोन जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है वो बेसिकली दो तरह की हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। एक है हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन, एक है हमारे पास इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन को ही हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। दूसरा हमारे पास है इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। फुल फॉर्म बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग है तो क्या होगा? स्टिमुलेटिंग होगा कि इनहिबिटिंग होगा? स्टिमुलेटिंग, ठीक है। गोनेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गोनेड्स? गोनेडो लिखा हुआ है ना, गोनेड्स क्या होते हैं? इन मेल दे आर टेस्टीज, इन फीमेल दे आर ओवरीज, ठीक है जी, ध्यान से समझो। GnRH रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जिनका नाम है LH और FSH, बाद में पढ़ेंगे। वो एक्ट करेंगे टेस्टिस और ओवरीज पे, ताकि वो प्यूबर्टी या फिर ओवम का रिलीज करना है, टेस्टोस्टेरोन कितना आना चाहिए बॉडी में तभी आएगा। अब ध्यान से समझो, क्या एक छोटे बच्चे के अंदर स्पर्म या फिर ओवम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं होता। कब शुरू होगा? जब वो अपनी प्यूबर्टी में जाएगा। तो उस प्यूबर्टी के टाइम ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज आया है जिसकी वजह से ये सब हुआ, समझने की बात है। तो बॉडी की हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, GnRH ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने क्या किया? LH और FSH की अमाउंट को बढ़ा दिया ब्लड के अंदर। वो ब्लड से गए किसके अंदर? टेस्टिस या फिर ओवरीज के अंदर, और वहां पे फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis, यानी कि ओवम फॉर्मेशन या फिर स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर जो आपके हार्मोन्स जितने भी बॉडी में उस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं वो भी बनेंगे यहाँ पे। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे चल रहा है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी विल act on the target gland and the target gland will release the hormone. That's why in our body there will be a change. ये स्टिमुलेट, ये कोऑर्डिनेशन ही तो है। एक भी चीज यहाँ रास्ता जो भटक जाए, है ना, मैसेज पहुंचना बंद हो जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं।
पैरालिसिस में क्या होता है, ये सब होता है, न्यूरल केमिकल कंट्रोल हमारा गुम हो जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बॉडी का टूट जाता है, और कनेक्शन टूटा तो हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, उसके अलावा हमने बोला था कि ऐसे हॉर्मोन्स भी हैं जो इनहिबिट कर देंगे। सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, इनहिबिट कर दिया रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो स्टोमेटोस्टेटिन यानी एक बच्चे के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ड्वार्फिज्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ड्वार्फिज्म। बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो गाइगेंटिज्म, विशाल बॉडी हो जाएगी, बहुत ज्यादा विशाल शरीर हो जाएगा। कई को देखा ना कि बढ़ते जाते हैं, एट लास्ट उनको डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एक्रोमीगैली। वो ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से एक टाइम तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है। जिनके अंदर उसके बाद भी ग्रोथ होती रहे तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो उसको इनहिबिट करना भी जरूरी है। कौन इनहिबिट करेगा? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट रिलीज करेगा इसको? पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, दीज हार्मोन्स originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve ending। क्योंकि जो आपका हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस से भी, पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस से भी, न्यूरोहाइपोफाइसिस से न्यूरॉन के थ्रू और एडिनोहाइपोफाइसिस से पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पहुंचे, पोर्टल सिस्टम के थ्रू हो सकता है, एडिनोहाइपोफाइसिस को रेगुलेट किया फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे वाला पिट्यूटरी, पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर। एंटीरियर इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द न्यूरल कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, क्योंकि न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, उसके बाद पिट्यूटरी। यहाँ पे अच्छे से डायग्रामेटिक व्यू में हमें दिखाया हुआ है कि चीजें कैसे कनेक्टेड हैं। देखो समझो, ये हाइपोथैलेमस रीजन है। कौन सा रीजन है? हाइपोथैलेमस। ये सेला टर्सिका था, बोनी कैविटी है जिसके अंदर पिट्यूटरी हैंगिंग स्टाइल में है, लटका हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हार्मोन रिलीज होंगे, न्यूरोसेक्रेटरी यानी कि न्यूक्लियाई सेल्स हैं। रिलीज होने के बाद ये पिट्यूटरी में ही जाके स्टोर भी होते हैं। कहां स्टोर होंगे? पिट्यूटरी में। देखो ये आगे वाला पोर्शन क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। ये वाला पोर्शन क्या है? पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस। ठीक है, या न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल देंगे हम इसको। अब देखो न्यूरॉन तो है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन तो न्यूरॉन से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अब जो हमारा एड्रेनल या इंटीरियर वाला है वो कैसे कनेक्टेड है? पोर्टल सिस्टम के थ्रू। वेन्स हैं, कैपिलरीज दिख रही हैं, ये सीधी न्यूरॉन जा रही है। क्या जा रही है? न्यूरॉन। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या किया? एंटीरियर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इस वाले को पार्स नर्वोसा। नर्वोसा क्यों बोला? न्यूरॉन से कनेक्टेड है। क्लियर? अब इनके हॉर्मोन्स हमें पढ़ने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बोनी कैविटी में है जिसका नाम है सेला टर्सिका, जो कि अटैच्ड है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉक। ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। ठीक है, ये डिवाइडेड है एनाटोमिकली। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में डिवाइडेड है। एडिनोहाइपोफाइसिस को देखूं मैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, इसमें दो पोर्शंस हैं। कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पहले पढ़ेंगे पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस जो है हमारा रीजन जो है पिट्यूटरी का, इसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, पहला हार्मोन हो गया। प्रोलेक्टिन दूसरा हार्मोन हो गया जो मिल्क रिलीज कराता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, मेटाबॉलिज्म देखिएगा बॉडी का। उसके बाद है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा किडनी के। राइट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये GnRH की वजह से रिलीज हुआ है। GnRH था ना, LH, FSH, ये ओवरीज और टेस्टिस पे काम करते हैं। ठीक है, ये हो गए सारे हार्मोन किसके? हमारे पार्स डिस्टेलिस के। कौन कौन से? लर्न करने वाली बात है यहाँ पे। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलेक्टिन, नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 T4 नहीं है यहाँ पे, वो तो रिलीज करेगा थायराइड। ये है TSH, पिट्यूटरी से TSH निकला, थायराइड पे काम करेगा। थायराइड फिर थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा?
T3 T4 थायरोक्सिन। तो थायराइड भी किसके अंडर कंट्रोल है? पिट्यूटरी के। तो मास्टर ग्लैंड यहां पे है पिट्यूटरी, उसका मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड ऑफ किडनी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 1 2 3 4 5 और एक 6, ये हार्मोन हमें याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया में हमारे पास यहाँ पे एक हार्मोन है, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, राइट। उसके बाद है इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टलिस। पार्स डिस्टलिस के साथ ही इंटरमीडिएट जुड़ा हुआ होता है, इसको कई बार हम अलग से दिखाते भी नहीं है। न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात आ जाए, इसके अंदर सिर्फ पार्स नर्वोसा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम इसको बोलते हैं। दो हार्मोन यहां याद रखेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन याद है कहां पे पढ़ा था? किडनीज वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन चैप्टर में। वासोप्रेसिन हमारे यूरिन में कितना वाटर जाना चाहिए उसको देखता है। यदि ये काम ना करे, पानी का लॉस है वो ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यूरिन में पानी ज्यादा चला जाएगा, डाइयूरेसिस कंडीशन को बोलते हैं। तो डाइयूरेसिस कंडीशन को कौन बचाता है? वासोप्रेसिन, ठीक है जी। अब देखो जितने भी हार्मोन्स हमने ऊपर पढ़े उसके क्या क्या फंक्शन है इसमें नीचे दिए हुए हैं। नोट्स में तुम्हें जो लिख के दिए मैंने साथ साथ लिख के दिए हैं। लाइक पिट्यूटरी का कोई हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, फंक्शन उसका वही लिख दिया, डिजीज उसकी वही लिख दी हमने, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। देख लेते हैं इसको। देखो GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीट हो जाए, ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है जी। गाइगेंटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म, मतलब बॉडी, विशाल बॉडी जिसको बोलते हैं, शरीर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया आपका, फेस एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। उसके बाद है लो सिक्रेशन यानी कि हाइपो सिक्रेशन। दो वर्ड पढ़ेंगे हम, हाइपर ज्यादा के लिए, हाइपो कम के लिए। तो जब कम सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा तो स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म, बोने लोग पैदा होते हैं या बोने रह जाते हैं। पैदा तो क्या ही होंगे बाद में, ये तो बोने रह जाएंगे हम, ठीक है, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अडल्ट्स में भी होता जा रहा है ये, मतलब पहले ये कंडीशन आएगी उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता रहे तो हमें कंडीशन आ जाती है एक्रोमीगैली, जिससे बॉडी में सीरियस कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इवन द प्री मेच्योर डेथ कैन बी हैपन देयर, ठीक है जी। डिजीज हार्ड है डायग्नोस में, क्योंकि जब भी किसी का बच्चा बहुत ज्यादा ग्रो करता है तो उसको लगता है कि बढ़िया अच्छी बात है, ग्रो कर रहा है मेरा बच्चा, बट वो एक कंडीशन के बाद भी या एक स्टेज के बाद भी ग्रो करता रहेगा, बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे, तो इसको हम डायग्नोस नहीं करते हैं जल्दी, पता नहीं लगता। जब बाहर जब एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी तभी हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं और तब तक देर हो जाती है। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट। जब प्रेगनेंसी होती है तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाता है। यहां पे याद क्या रखना है हमें? प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन पढ़ेंगे वो रिलीज कराएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम एक फीमेल अपनी ब्रेस्ट में, अपने मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन कर देती है, बट वो रिलीज कब होता है? जब वो डिलीवरी करती है अपने चाइल्ड की, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है। TSH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन को। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिंथेसिस और सिक्रेट करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ये हम सारा पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। LHFSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे गोनैड्स पे काम करेंगे ताकि गोनेडोट्रोपिन हम रिलीज कर सके और हम मेच्योर हो सके, हम रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर कर सके। मेल के अंदर LH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस भी, बनाना भी, सिक्रीट करना भी, किसका? एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन्स का। तो मेल के अंदर LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराएगा। मेल के अंदर FSH और एंड्रोजन, एंड्रोजन यहां से रिलीज हो गया, LH ने एंड्रोजन रिलीज किया, एंड्रोजन और FSH मिलके स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से समझो, जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं पहले फेशियल चेंज, वॉइस में चेंज, ये चेंजेस हमारे शुरू होते हैं। जरूरी नहीं है चेंजेस जिस दिन शुरू हुए उसी दिन हम स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर दें, बहुत दिन बाद या बहुत एक साल भी लग जाता है इस प्रोसेस में, बहुत टाइम बाद द पर्सन विल
स्टार्ट इट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन लेट स्टार्ट होती है उसमें। पहले चेंजेस आएंगे, चेंजेस किसकी वजह से आए? एंड्रोजन की वजह से। धीरे धीरे बॉडी में चेंज आए, बॉडी कैपेबल हुई रिप्रोड्यूस करने के लिए, एंड्रोजन एफएसएच मिलके फिर स्टार्ट होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? फीमेल्स के अंदर एलएच एफएसएच क्या करते हैं? फीमेल्स के अंदर एलएच इंड्यूस करता है, बढ़ाता है ओव्यूलेशन। एक जो फीमेल होती है ना, वो अपने फॉलिकल्स जब वो अपनी मदर के वोम में थी तब स्टार्ट कर देती है। ऑलरेडी उसकी बॉडी में फॉलिकल्स होते हैं, ओवम नहीं होता, फॉलिकल्स होते हैं। वो फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और उन फॉलिकल्स में से ओवम को रिलीज कराना यानी कि ओव्यूलेशन कौन कराता है? एलएच। और ये कब होगा? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। जीएनआरएच बना, एलएच बना, देन इट विल स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एज के बाद ही शुरू होती है, बचपन से स्टार्ट नहीं होती है। एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर एक ग्लैंड की तरह है जो उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। मेल में एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में हमारा जो एलएच है वही कॉर्पस ल्यूटियम को बना रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो ये बचा था ना, कुछ इस तरह से होता है, 12th में पढ़ोगे। ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, इसके अंदर ओवम होता है, ये रिलीज हो जाएगा और जो इसके बाकी शेष पदार्थ बचेंगे, प्रोडक्ट्स बचेंगे, उससे बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। ठीक है जी। सो एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो एफएसएच और क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को बना रहा है। फिर आता है एमएसएच, मेलेनोसाइट हॉर्मोन्स हमारे यहां पे आ गए हैं। मेलेनोसाइट यानी कि मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। कई को देखा होगा पिगमेंटेशन बिगड़ी हुई होती है, पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। वो क्यों हुए? क्योंकि बॉडी में मेलेनिन सिक्रेट अच्छे से नहीं हो रहा। ऑक्सीटोसिन पढ़ा था हमने ऊपर, किसने रिलीज किया था? ये नर्वोसा ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो, यूट्रस जो है इसमें एक मदर अपने बेबी को यहाँ पे रखती है ना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। यूट्रस का साइज बहुत छोटा होता है, बट जैसे बेबी डेवलप होगा वो इलास्टिक है तो बढ़ जाता है। लेकिन जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वो सिग्नल देगा। ठीक है, सिग्नल मदर के पिट्यूटरी में जाएंगे। पिट्यूटरी नर्वोसा क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी। सिकुड़ना स्टार्ट कर रही है तो बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल कर रही है। समझ आ रही है बात? क्या हुआ इसके अंदर? जब भी एक बच्चा अपनी मदर के वॉर्म के अंदर फुल्ली डेवलप हो गया, वो सिग्नल देता है मदर के पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगी और वो एक्सपेल करेंगी बेबी को बाहर की तरफ। समझ आ रही है बात? इसी टाइम प्रोलैक्टिन ने मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनाया था, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बच्चा बाहर आ चुका है और ऑक्सीटोसिन ही मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा ताकि वो मिल्क सिक्रेट करना स्टार्ट कर दे। तो ये सारा है ना कोऑर्डिनेट है फंक्शनिंग बॉडी की। उसके बाद इन फीमेल्स स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। मिल्क इंजेक्शन भी ये कराएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क फॉर्मेशन किसने कराई? प्रोलैक्टिन ने। मिल्क सिक्रेट किसने कराया? ऑक्सीटोसिन ने, याद रखना। फिर आ गया वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? किडनी पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले हम यूरिन से, इलेक्ट्रोलाइट, ताकि यूरिन में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट ना हो जाए। इसीलिए ये रिड्यूस करता है डायूरेसिस को। डायूरेसिस वो कंडीशन है जब हम यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी में हो जाती है डिहाइड्रेशन, तो ये डायूरेसिस को बचाता है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि ऐसा ना हो, एडीएच बॉडी में रिलीज अच्छे से ना हो, पानी एब्जॉर्ब बॉडी में होगा नहीं, बंदे को बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा। डायबिटिक लोगों को तुमने देखा होगा बार बार यूरिन पास करते हुए, इवन वो बेड वेटिंग भी कर देते हैं बिस्तर पे ही, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं होता, इतना यूरिन पास करते हैं वो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज 2 तरह की है, मेलिटस एंड इंसिपिडस। इंसिपिडस कंडीशन देख ली जब पानी लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाए। मेलिटस में क्या होता है? बॉडी में ग्लूकोज बनना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो 2 तरह की डायबिटीज रहती है। ठीक है जी, तो यहां तक पढ़ के आना है इसको। क्लियर?